वेलकम टू एमबीक्यूज क्लासेस। एमबीक्यूज क्लासेस की रिसर्च और स्टैट की फ्री लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और एएमओ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में 10 मार्क्स तक में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड द टॉपिक इज़ रोल ऑफ प्रमाणाज एज रिसर्च टूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो हमारे चतुर्विध प्रमाण हमारी संहिताओं में बताए गए हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिसर्च करने में। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमाण के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रमाणाज आर आल्सो नोन एज परीक्षा, जिसको हम चतुर्विध परीक्षा भी कहते हैं इन आयुर्वेदा, विच मीन्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, परीक्षा का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि प्रमाण होते क्या है। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण का पर्याय परीक्षा भी है और आयुर्वेद में हम इसको चतुर्विध परीक्षा भी कहते हैं। और परीक्षा मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो प्रमाणास कैन बी कंसीडर्ड एज साइंटिफिक टूल ऑफ रिसर्च। और इन्हीं चतुर्विध परीक्षा को हम रिसर्च में एज ए टूल यूज कर सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आयुर्वेद में चतुर्विध प्रमाण कौन कौन से हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार चतुर्विध प्रमाण में आता है आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम संहिताओं में पढ़ते हैं कि आचार्य चरक ने चतुर्विध प्रमाण दिए हैं, जिसमें से ये जो 3 प्रमाण हैं ये यूज किए जाते हैं बीमारी के डायग्नोज करने के लिए। जैसे हमने चरक प्रमाण में पढ़ा है त्रिविध रोग विशेष आयतन, ठीक है, और त्रिविध रोग परीक्षा। ठीक, तो त्रिविध रोग परीक्षा में हम ये 3 ही प्रमाण यूज करते हैं रोग की परीक्षा करने के लिए। और जो चौथा प्रमाण होता है उसका हम प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसको हम चरक संहिता में युक्ति विपार्श्विक चिकित्सा भी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार चतुर्विध प्रमाण कौन से हैं? सिंपल है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और आचार्य सुश्रुत ने एक प्रमाण जो है वो बिल्कुल अलग बताया है, दैट इज उपमान प्रमाण। ये भी हम संहिताओं में पढ़ते हैं। याद कैसे रखेंगे? सुश्रुत का उ और उपमान का उ दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपमान प्रमाण किस आचार्य ने माना? तो आचार्य सुश्रुत ने। तो यहाँ तक तो हमने ये बता दिया अपने एग्जामिनर को कि आयुर्वेद में प्रमाण का मतलब क्या होता है और चतुर्विध प्रमाण हैं क्या। अब हम 1 बाय 1 बताएंगे कि हम कैसे हर एक प्रमाण को रिसर्च में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है रोल ऑफ आप्तोपदेश प्रमाण एज रिसर्च टूल। ठीक है, तो आप्तोपदेश सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आप्तोपदेश का मतलब होता क्या है ना। तो हम ये जानते हैं कि आप्तोपदेश मतलब आप्तवचन, जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे अथॉरिटिव स्टेटमेंट। की जो अथॉरिटी होती है, जो हमारे ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है, जैसे हमारे पहले आचार्य थे तो उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? आप्तोपदेश। लेकिन आजकल तो वो वैद्य और शिष्य वाला जो है वो कल्चर नहीं है। आजकल हमारे पास बुक्स हैं, तो वो जो बुक्स हैं हमारे पास वही हमारे लिए आप्तोपदेश है। तो नॉलेज गेन फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट जैसे चरक संहिता, हमारे टीचर्स, एक्सपर्ट्स, ठीक है, ऑथेंटिक रेफरेंसेस, जितने भी रिसर्च आर्टिकल हैं जो आज तक छप चुके हैं वो हमारे लिए आप्तोपदेश हो जाएंगे। रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा, अगर आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा में प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर आप्तोपदेश का श्लोक भी डाल सकते हैं कि आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम। लेकिन फिर भी आपको साथ में एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता गुरुच्ची इज ज्वरग्न एंड रसायन। तो चरक संहिता में गुरुच्ची के बारे में क्या कहा गया है कि गुरुच्ची क्या है? ज्वरग्न भी है और रसायन भी है। सिंपल। तो ये जो है वो हमारे लिए क्या हो गया? आप्तवचन हो गया। ठीक है, ये जो है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता की गुरुच्ची जो है वो ज्वरग्न और रसायन है, ये क्या हो गया हमारे लिए? आप्तवचन। अब ये जो आप्तवचन है जो पहले से संहिताओं में कहा गया है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। जो लिटरेरी रिव्यू था, है ना, कि कैसे कौन कौन से रिसर्च प्रोसेस होते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है लिटरेरी रिव्यू या फिर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तो वो जो है वो कोरिलेट किया जाता है हमेशा
आप्तोपदेश प्रमाण से। दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि WHO की गाइडलाइंस जो हैं, रिकमेंडेशंस हैं किसके लिए, ORS का प्रयोग करने के लिए WHO ने बहुत अच्छा काम किया था कि बच्चे जो थे वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर रहे थे डायरिया में, तो इसीलिए WHO ने एक फॉर्मूला बना के दिया, किस चीज़ का फॉर्मूला, ORS का। तो वही ORS का फॉर्मूला पूरी दुनिया ने अपनाया। तो वो जो WHO ने जो हमें गाइडलाइंस दी, जो एक फॉर्मूला बना के दिया ORS का, वो हमारे लिए अब आप्तोपदेश है। उसका प्रयोग हम बाकी रिसर्च में कर सकते हैं, यानी कि उनको उसका रेफरेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं हम ORS का प्रयोग करते हैं अपनी रिसर्च में। The existing knowledge of science can be acquired through the authoritative statement, that is आप्तोपदेश, accepted scientific knowledge। आप्तोपदेश का अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब निकाला जाए तो क्या मतलब हो गया, accepted scientific knowledge। ठीक है, कि जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है उसका साइंटिफिक नॉलेज, जैसे हमारा ORS का फॉर्मूला है, ORS का फॉर्मूला है पूरा WHO ने जो पूरी दुनिया को दिया, वो हम आप्तोपदेश मान सकते हैं। या फिर आचार्य चरक ने जो गुरुचि के संबंध में कहा, दो एग्जाम्पल आप इसमें कोट कर सकते हैं कि दोनों जो हैं वो आप्तोपदेश हैं। अब हमने एग्जैक्टली इस टॉपिक में करना क्या है कि हमने वो जो चतुर्विध प्रमाण है उनको कोरिलेट करना है आज के जो रिसर्च प्रोसेस है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि रिसर्च प्रोसेस होते कैसे हैं, है ना। सप्तविध धातु से मैंने तुम्हें निमोनिक याद कराया था कि 7 जो होते हैं रिसर्च प्रोसेस होते हैं, तो उनमें कैसे कोरिलेट किया जा सकता है हमारा चतुर्विध प्रमाण। तो वही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये है कि निदान, पूर्व रूप, उपद्रव एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमने कहाँ से पता करी, ये हमारी किताबों में लिखा था। ये सारी चीजें क्या है, आप्तोपदेश। अगर मान लो आप ज्वर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ज्वर का निदान, पूर्व रूप, उपद्रव, ट्रीटमेंट, ये सब चीजें कहाँ से लोगे आप, आप्तोपदेश से, हमारी चरक संहिता से। ठीक है, तो अल्टीमेट जो लाइन यहां से उठ के आ रही है, जो अल्टीमेट मतलब है इन सब का, वो यही है, इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो हमने 7 प्रोसेस पढ़े थे उसमें क्या है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जो एक स्टेप था, जिस स्टेप का नाम क्या था, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, उसको कोरिलेट किया जा सकता है आप्तोपदेश से, है ना। क्योंकि जब भी आप रिसर्च करोगे, आप एक टॉपिक चूज करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको कहां जाओगे, लिटरेचर में रिव्यू करोगे कि लिटरेचर में कहां कहां उसके बारे में कहा गया है। तो वो जो रिव्यू करोगे उसी को हम क्या कहते हैं, आप्तोपदेश प्रमाण। तो पहला प्रमाण आपका ये लिंक हो गया, ये सिद्ध हो गया कि आप्तोपदेश प्रमाण का रिसर्च में प्रयोग किया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है वो आप्तोपदेश प्रमाण है, जो आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। आप अपने एग्जाम में अगर लास्ट में ये वाला पॉइंट नहीं ऐड करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो खराब हो जाएगा। आपने लास्ट में जरूर ये ऐड करना है कि आज के रिसर्च प्रोसेस में जो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है वो आप्तोपदेश प्रमाण ही है। अगले स्टेप पे आते हैं, सेकंड है रोल ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण एज रिसर्च टूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन ये करोगे कि प्रत्यक्ष होता क्या है। ठीक है, तो आप प्रत्यक्ष का इसमें श्लोक भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा लंबा करना है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग ट्रू नॉलेज थ्रू द डायरेक्ट परसेप्शन, है ना। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सीधा हम बोलते हैं कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के थ्रू डायरेक्टली नॉलेज ग्रहण करना, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा दी है, उसमें आचार्य सुश्रुत ने पंचेंद्रिय परीक्षा प्लस छठी जो है प्रश्न परीक्षा कही है, तो वो भी प्रत्यक्ष का ही हिस्सा है, क्योंकि पांचों इंद्रियां क्या करती हैं, डायरेक्ट नॉलेज गेन करती हैं। ठीक है, और प्रश्न पूछ के भी आप डायरेक्ट ही नॉलेज गेन करते हो। जैसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में चतुर्विध परीक्षा करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, प्रिकॉशन, ऑस्कल्टेशन, हिस्ट्री टेकिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्या, क्लिनिकल असेसमेंट के टाइम हम यही चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अब एक तो पॉइंट ये हो गया, अगर आपकी जो रिसर्च है अगर वो क्लिनिकल रिसर्च है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया है कि आप क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप गुरुची के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हो कि गुरुची जो है वो रसायन होती है या ज्वरग्न होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो।
और इसके ऊपर आप कौन सी रिसर्च कर रहे हो, क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो। आपके क्लिनिक में पेशेंट आए और आप फीवर चेक करोगे, कैसे करोगे, इन्हीं में से कुछ आप यूज करोगे, है ना। पैल्पेट करोगे तो आपको पेशेंट जो है वो आपको उष्ण दिखेगा, है ना, टेम्परेचर रेज्ड होगा, तो उसका पता आप कैसे करोगे, पैल्पेशन से। तो ये आपने जो पैल्पेशन करी, फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर रेज दिखा, ठीक है, आपने ऑस्कल्टेशन करी या हिस्ट्री ली थोड़ी सी, ठीक है, इंस्पेक्ट किया पेशेंट को, तो वैसे ही आप पेशेंट देखते हो। तो फिर आप कर तो क्लिनिकल रिसर्च ही रहे थे, आपका पेशेंट जो था फीवर का, वो रिसर्च का ही हिस्सा था, ठीक है। इसका मतलब यही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भी रिसर्च में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, एक तो ये क्लिनिकल असेसमेंट वाला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हो कि आचार्य बागभट्ट ने दर्शन स्पर्शन प्रश्न परिक्षेत च रोगी नाम ये भी कहा है। दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना, जैसे हम पैलेट चेक करते हैं, ठीक है, एक ट्रस हमें मिलता है कामला में, ठीक है। स्पर्शन, स्पर्श चेक करके, स्पर्श से हम क्या करते हैं, जैसे नाड़ी परीक्षा करते हैं, ठीक है। या फिर हम देखते हैं तो इंस्पेक्टिंग टंग, टंग हम देखते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं लंग्स को अब नॉर्मल साउंड के लिए, ठीक है। मल मूत्र परीक्षा करते हैं, प्रकृति परीक्षण करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं किसके थ्रू है, इंद्रियों के थ्रू, और इसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी रिसर्च में यूज किया जा रहा है। तो लास्ट आप लिख सकते हो कि इन रिसर्च प्रत्यक्ष प्रमाण इज यूज्ड कहाँ कहाँ, क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम क्लिनिकल ट्रायल में आप ये प्रूव कैसे करोगे कि पेशेंट जो है वो फेब्राइल है, ये पेशेंट जो है वो पांडु रोगी है। आप अगर पांडु पे काम कर रहे हो, ज्वर पे काम कर रहे हो, तो आप प्रूव कैसे करोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट से, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करा दी तो वो भी कैसे करोगे, प्रत्यक्ष ही करोगे, है ना। तो ये जितने भी क्लिनिकल हमारे ट्रायल हैं उसमें जितने भी आप पेशेंट के एग्जामिनेशन करोगे, बिफोर गिविंग मेडिसिन एंड आफ्टर गिविंग मेडिसिन, ये सारी चीजें कैसे करोगे, प्रत्यक्ष से ही करोगे, इंद्रियों से ही करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष का भी यूज रिसर्च में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, आप फिर से हर एक स्टेप के बाद आप जरूर एग्जाम्पल डालेंगे, तभी जो है वो सही आंसर आपका निकलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्थौल्य वाले पेशेंट को चेक करना है कि उसकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं है, आपने मान लो इनमें से कोई एक दवाई दी है, या मेदोहर गुग्गुल दिया है, या नवक गुग्गुल दिया है, ठीक है, या फिर योगराज गुग्गुल दिया है, या फिर लेखन बस्ती दी है, या फिर योग कराया है सिंपल, ठीक है, योग कराया है, योगा कराया है जिससे पेशेंट का वेट कम हुआ है, या फिर बमन कर्म किया है, तो आप देखोगे कैसे, उसको देखोगे तो इंद्रियों से, आंखों से ही देखोगे, है ना, कि आंखों से ही देखोगे कि उसका वेट कम हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। मशीन के ऊपर पहले वेट 100 था, अब उसका वेट कितना हो गया, मान लो 70 हो गया, तो ये किससे हुआ, प्रत्यक्ष से ही हुआ। अगर आपकी जब चक्षु इंद्रिय काम नहीं करेगी तो नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष जो है वो भी आज की रिसर्च में यूज किया जा रहा है, यही आपने सिद्ध करना है। कैसे करना है, आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कि प्रत्यक्ष जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यक्ष का जो यूज किया जा रहा है वो क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में और एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में यूज किया जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ अनुमान प्रमाण एज रिसर्च टूल। तो फिर वही बात सिंपल से शुरू करेंगे, अनुमान पहले आप बताओगे कि अनुमान का मतलब होता क्या है, श्लोक लिख सकते, अगर याद होगा तो श्लोक भी लिख सकते हो। अनुमान का मतलब क्या होता है, ऑब्टेनिंग ट्रू नॉलेज बाय इन्फ्रेंस, ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है सोचना, अनुमान करना, ठीक है, कि ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम बाय द इन्फ्रेंस, कोई चीज आप अगर आपने पहले देखी होगी और उसको फिर से एक बार उसका अनुमान करना, उसी को हम अनुमान कहते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इन्फरिंग अननोन नॉलेज फ्रॉम द नॉन फैक्ट्स इज नोन एज अनुमान प्रमाण, ठीक है, कि कुछ चीजें आपको पता है और कुछ चीजों को आप अपनी युक्ति लगा के निकालोगे, ठीक है, उसको कहते हैं अनुमान। ठीक, जैसे आपको ब्लड शुगर का पता है कि ब्लड शुगर पहले किसी पेशेंट की कितनी थी, मान लो 180 थी, ठीक, और आपने एक दवाई दी, ठीक है, प्रमेय घनबटी कुछ आपने बनाई है कोई टैबलेट, उसके बाद जो है वो 120 हो गया, ठीक है। तो अब ब्लड शुगर जो है, ये चीजें आपको पता है, आपको सामने दिख रही है कि ब्लड शुगर जब कम होगी, ठीक है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस पेशेंट में जो है वो हमारी जो प्रमेय घनबटी है वो काम करी है। अब सेम दवाई जो है वो आप अपने नेक्स्ट 1000 पेशेंट को दोगे,
ये सोच के कि उस पेशेंट पे काम करी थी तो इस पे भी करेगी। ठीक है, तो ये हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण गिव्स नॉलेज ऑफ ऑल थ्री स्टेजेस ऑफ द टाइम। ये हम चरक समता में भी पढ़ के आए हैं कि त्रिविधम त्रिकालम, ठीक है, त्रिविध ज्ञान देता है अनुमान प्रमाण। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें आप जो हमारी संहिताओं में एक्सप्लेन किया हुआ वो वाला एग्जांपल भी डाल सकते हो कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इन्फ्रेंस ऑफ हिडन फायर फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ स्मोक। ठीक है, जो आयुर्वेद में दिया हुआ है वो भी आप बता सकते हो, हालांकि आपको एग्जैक्ट मेडिकल टर्म में ही एग्जांपल देने हैं। कि जैसे अगर आपको कहीं पे धूम दिख रहा है तो वहां पर अग्नि जरूर होगी। धूम जो है वो नॉन फैक्ट है और अननोन फैक्ट जो है वो क्या हो गया, अग्नि है। सेम आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि किसी की अगर ब्लड शुगर 480 है, ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उसको कोई ना कोई न्यूरोपैथी होगी, क्योंकि 480 जो है ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं अनुमान लगाना। पास्ट हो गया, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना, ये हमने पढ़ा हुआ सब कुछ। फ्यूचर का अनुमान कैसे हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रूट फ्रॉम द सीड। ठीक है, आम की गुठली को देख के कि इससे क्या पैदा होगा, बड़ा आम का पेड़ पैदा होगा। ठीक, इसका आप क्लिनिकल एग्जाम्पल कैसे दोगे? सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। अगर किसी पेशेंट का HB लो है और उसको पेलर है, ठीक है, तो आपका अनुमान क्या होगा कि उसको 100% एनीमिया है। लो HB और पेलर जो है वो नॉन फैक्ट है आपके पास, उससे आप क्या पता लगा रहे हो, अननोन फैक्ट। ठीक है, एनीमिया है। दूसरा, जो इससे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप लिख के याद करोगे और लिखोगे तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। अगर किसी का BNP रेज्ड है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड में BNP रेज्ड है, BNP का मतलब क्या होता है, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, एक तरह का हार्मोन है, एंजाइम है, जो क्या होता है, इंडिकेट करता है कार्डियक फेलियर को। तो जब BNP ब्लड में, जब भी BNP बढ़ जाता है तो क्या वो रिप्रेजेंट करता है कार्डियक फेलियर को। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेट कराओगे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, स्पेसिफिकली अगर BNP कराओगे, तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा, BNP जो है वो नॉन फैक्ट है, आपको पता क्या लग जाएगा कि ये पेशेंट क्या है, कार्डियक फेलियर का। तो ये है अनुमान का एग्जाम्पल। फिर अनुमान का एग्जैक्ट मतलब क्या हो गया, फिर लॉजिकल कंक्लूजन, है ना। अनुमान का मतलब ऐसे तुक्का लगाना नहीं हुआ कि आप लॉजिकल कंक्लूजन निकालोगे। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि अनुमान कितने टाइप का होता है, तो ये भी आप संहिताओं में पढ़ बैठे हैं। एक होता है स्वार्थ अनुमान और एक होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ का मतलब समझ में आता सबको, अपने लिए। परार्थ का मतलब होता है दूसरों के लिए। स्वार्थ अनुमान का मतलब हो गया टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर वन सेल्फ। ठीक है, खुद के लिए नॉलेज प्रोवाइड कराना इज स्वार्थ अनुमान। एंड टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर अदर्स, और दूसरों को ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना इज परार्थ अनुमान। पंच अवयव वाक्य आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा, इज एन एक्सीलेंट मॉडल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड कंटेम्परेरी साइंसेस। तो ये जो पंच अवयव वाक्य था, यही रिसर्च का एग्जैक्ट मॉडल है। ठीक है, मैं आपको वन में वन समझाऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूजफुल प्रमाण कौन सा है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है अनुमान प्रमाण। कैसे? क्योंकि ये जो पंच अवयव वाक्य आता है, ये किसका हिस्सा है, परार्थ अनुमान का। ठीक है, आप जो रिसर्च कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, पहले आप खुद के लिए कर रहे हो कि आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे मैं शुरू से एग्जांपल लेता आ रहा हूँ, तगर का एग्जांपल लेता आ रहा हूँ कि आप चाहते हो तगर के ऊपर काम करना, कि तगर जो है वो नींद लाने में हेल्प करता है या नहीं है। सबसे पहले आप ही को ज्ञान होगा तो उसको स्वार्थ अनुमान कहेंगे। फिर आप इस ज्ञान को दूसरों को दोगे, पूरी दुनिया को दोगे। कैसे दोगे, परार्थ। जब आप दोगे तो उसको क्या कहेंगे हम, परार्थ अनुमान। और वो ज्ञान कैसे दोगे, आप कैसे दोगे, एक रिसर्च आर्टिकल लिख के। और उस रिसर्च आर्टिकल को लिखने का एक तरीका होगा जिसको मैंने आपको पहले भी समझाया है। उस तरीके को हम क्या कहते हैं, इमराद। क्या कहते हैं हम, इमराद। तो उस इमराद को, ये जो 5 अक्षर का नाम है इमराद, उस इमराद को आप फॉलो करोगे और अपना रिसर्च आर्टिकल लिखोगे, उसी तरीके को हम कहते हैं पंच अवयव वाक्य।
तभी पूरी दुनिया उसको मानेगी जब आप इमराद की फॉर्म में लिखोगे। तो आयुर्वेद में कहा है कि तभी पूरी दुनिया उसको मानेगी जब आप पंच अवयव वाक्य का प्रयोग करोगे। 5 कंपोनेंट्स क्या है एग्जामिनेशन की या फिर रिसर्च करने के? सबसे पहला आता है प्रतिज्ञा। ठीक है, तो आपने, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही आपसे यही गया है कि जो आयुर्वेद में प्रमाण बताए गए हैं उनका आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम कोरिलेशन कर सकते हैं, तो आपने इसमें कोरिलेट ही करना है। ठीक है, जैसे प्रतिज्ञा इज कोरिलेटेड विद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, कि जैसे पहले ये होता था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं या मैं ये मानता हूं कि तगर जो है वो नींद लाता है, तो ये हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, आप एग्जाम्पल दूसरा भी लिख सकते हो, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। प्रतिज्ञा, मान लो मैंने रिसर्च करनी है इस बात पे कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ठीक है, मेरी हाइपोथेसिस क्या है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो ये क्या है, मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है, आयुर्वेद वाले पंचावयव में ये मेरी प्रतिज्ञा है और आज की रिसर्च में मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो कोरिलेट होगी दोनों चीजें। फिर प्रतिज्ञा के बाद आता है हमारे पास हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, हेतु जो है वो कोरिलेट किया जा सकता है मटेरियल एंड मेथड से। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, मैं कहां से ये बताऊंगा, कैसे, है ना। हेतु का मतलब क्या होता है, कैसे, कि मैं कैसे ये प्रूव करूं कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर बढ़ता है। तो वो मेरे पास मटेरियल होना चाहिए और मैं मेथड चूज करूंगा। मटेरियल का मतलब क्या हो गया, डाटा। मेरे पास डाटा होना चाहिए ना। मान लो अगर मैं 10,000 लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे पास 10,000 लोगों का डाटा होना चाहिए, तभी मैं दुनिया को ये प्रूव कर पाऊंगा कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर बढ़ता है। डाटा कलेक्शन, रिसर्चर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा स्मोकिंग हिस्ट्री। 10,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करूंगा तो 10,000 लोगों की स्मोकिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर रिसर्च करूंगा। फिर उनमें से कैंसर कितने को हुआ, कैंसर इंसिडेंस और बायोप्सी रिपोर्ट्स, है ना। कैंसर को श्योर करने के लिए, है ना, कि कैंसर हुआ है डिक्लेयर करने के लिए बायोप्सी चाहिए, तो बायोप्सी रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर जो होगा वो ऑब्जर्व करेगा क्या, इन 10,000 पेशेंट की स्मोक हिस्ट्री, उनमें से अगर मान लो 1,000 लोगों को कैंसर हो गया और उनके बायोप्सी रिपोर्ट मेरे पास है, तो मैं क्या इससे क्लियर हो जाएगा कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो ये मटेरियल एंड मेथड हो गया जिसको आयुर्वेद में हेतु कहा है। हेतु मतलब साधन, ठीक है, कारण। उसके बाद आता है तीसरा जो पंच अवयव वाक्य है, दैट इज दृष्टांत, है ना। तो दृष्टांत का मतलब कहता है दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धिम साम्यम यो वर्णम वर्ण्यते, है ना। सिंपल मतलब यही होता है, दृष्टांत का मतलब उदाहरण होता है, ऐसा उदाहरण जिससे बैक बेंचर्स को भी समझ में आ जाए और फ्रंट बेंचर्स को भी समझ में आ जाए, या क्लास के जो मूर्ख लोग हैं या फिर बुद्धिमान है। मूर्ख बुद्धिमान शब्द का मतलब ये हो गया कि जिनकी हाई आईक्यू है और लो आईक्यू है, सबको एक साथ समझ आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपने देना है। दृष्टांत का मतलब क्या हो गया, इस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल। अब इस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि आपने वो एग्जाम्पल देना है जो पहले हो चुका है, यही यही बात कर रहे हैं। तो जो पहले हो चुका है वो कहाँ है हमारे, वो हमारे लिटरेचर में है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जैक्टली समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, वही तगर की बात कर रहा हूँ कि तगर जो है वो नींद लाने में हेल्प करता है, ये मेरी क्या है, हाइपोथेसिस है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिटरेचर, मैं किसी को कैसे समझाऊंगा कि तगर जो है वो नींद लाने में हेल्प करता है। मैं बताऊंगा कि चरक संहिता में या भावप्रकाश निघंटु में तगर को जो है वो निद्राजनक द्रव्य कहा गया है, इसीलिए मैं भी मानता हूं कि निद्राजनक द्रव्य तगर है। तो ये जब मैंने चरक संहिता का उदाहरण लिया या मैंने वहां पर बताया, तो वो क्या हो गया, चरक संहिता क्या था, मेरा लिटरेचर रिव्यू। तो जो दृष्टांत होता है, जो इस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल है, वो भी कैसे कहां से कोरिलेट हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू से। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू दो चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, एक हो गया हमारा दृष्टांत और एक हो गया हमारा आप्तोपदेश। ठीक है, तो आप्तोपदेश भी कोरिलेट किया जाता है लिटरेचर रिव्यू से और दृष्टांत भी कोरिलेट किया जाता है लिटरेचर रिव्यू से। जैसे कोई भी रिसर्चर जब भी रिसर्च करेगा तो वो अपना जो हाइपोथेसिस है उसको वजनदार करने के लिए क्या करेगा, प्रीवियस स्टडीज को बताएगा कि देखो पहले भी ये हो चुका है, मेटा एनालिसिस करेगा, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स दिखाएगा, एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस दिखाएगा। तो वो क्या चीजें हैं, जब भी वो पुरानी रिपोर्ट्स उठा रहा है वो है क्या, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो आप्तोपदेश है। उदाहरण के लिए, past studies from WHO and medical journals already showed smoking versus cancer relationship। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेके चला हूँ, जो मेरी हाइपोथेसिस है वो यही है, स्मोकिंग करने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
तो आप पूछोगे कैसे बढ़ जाता है भाई, बताओ आप मुझे। सबसे पहले तो हेतु बताओ, कहाँ से आप ये प्रूव करोगे, फिर मैं बता दूंगा कि मैं 1,000 लोगों के ऊपर स्टडी करने वाला हूँ। फिर मैं साथ में दृष्टांत भी दूंगा कि देखो पहले WHO और बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स के ऊपर ये छप चुका है, उन्होंने ये केस स्टडी करी हुई है कि कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाता है उसका रिस्क। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दृष्टांत। फिर आता है उपनयन। तो उपनयन का मतलब होता है उपमा देना, है ना, उपनयन। ठीक है। अब पहले आयुर्वेद में उपमा देते थे कि जैसे पहाड़ों पे जैसे बर्फ है वो सूर्य के प्रकाश से पिघलती है, वैसे ही हमारे जो उरह प्रदेश में जो हमारा कफ है वो भी पिघलता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसा नहीं यूज कर सकते, हमें पता है। तो फिर उपनयन जो है उसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। उपनयन का मतलब हो गया फिर एप्लीकेशन ऑफ करंट स्टडी। ठीक है, जो आज जो भी हमने रिसर्च करी है उसको अप्लाई करना। इन रिसर्च इट कैन बी कोरिलेटेड एज डाटा एनालिसिस एंड कोरिलेशन, है ना, क्योंकि उपनयन का तो मतलब कोरिलेशन ही हो गया कि जैसे देखो पहले ऐसा हुआ था इसलिए अब भी ऐसा हो रहा है, ये कोरिलेशन हो गया। तो कोरिलेशन आप तभी करोगे जब आप क्या करोगे, जब आप डाटा एनालिसिस करोगे, है ना। और आपने जो स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था उसमें डाटा एनालिसिस भी एक टॉपिक था। तो वही स्टेप जो है वो उपनयन के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, क्योंकि डाटा का एनालिसिस करना और उसको कोरिलेट करना। आज हम कोरिलेट मतलब इस टाइप में तो नहीं करेंगे कि पहाड़ और नदियां, लेकिन आज हम कोरिलेट कर सकते हैं प्रीवियस स्टडी से। जैसे रिसर्चर कंपेयर स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर्स। जैसे मान लो रिसर्च हुई और उसमें ये क्लियर होगा कि हाँ 1,000 में से जो है 800 लोगों को लंग कैंसर हुआ स्मोकिंग की वजह से। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये बात प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि 10,000 और लोग लेंगे जो हेल्दी होंगे, ठीक है, और जिनको कैंसर नहीं हुआ होगा। तो हम ये क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि देखो ये जो 10,000 लोग थे ये स्मोकिंग करते थे, इसमें से 1,000 लोगों को कैंसर हुआ, और 10,000 लोग ये नॉर्मल इंसान थे, ये स्मोकिंग नहीं करते थे, लेकिन इसमें से केवल 100 लोगों को कैंसर हुआ। इसके बोलने का मतलब यहाँ पे ये बात प्रूव होगी कि हाँ ये बात बिल्कुल श्योर है कि सिर्फ स्मोकिंग करने से कैंसर नहीं होता, कैंसर यहाँ भी हो रहा था लोगों को, लेकिन हाँ स्मोकिंग करने से कैंसर का रिस्क बढ़ जरूर जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोरिलेशन किया, और इसी कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, उपनयन। ठीक है, पंच अवयव वाक्य में उपनयन हम इसी को ही कहते हैं। ठीक है, या फिर इंसिडेंस रेट्स हमने बता दिए, या फिर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बता दिया। जो हमारी आज की करंट स्टडी है उसको हमने कोरिलेट कर लिया जो पहले रिसर्च हो चुकी है। तो इस कोरिलेशन को ही हम जो है वो उपनयन कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है उसमें जो डाटा एनालिसिस आता है, हालांकि डाटा एनालिसिस के साथ कोरिलेशन भी आता है, तो दोनों चीजें जो है वो लिंक की जा सकती हैं उपनयन संस्कार या उपनयन के साथ। ठीक है, फिर पांचवा हमारा आता है निगमन। पंच अवयव वाक्य में जो पांचवा पॉइंट आता है दैट इज निगमन, जिसका मतलब होता है हेतव उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमन। दैट इज हैंस प्रूव्ड, है ना, कि हाँ ये प्रूव हो गया, जो मैं रिसर्च जो मैंने हाइपोथेसिस ली थी वो प्रूव होगी, है ना, जो मैंने आपको कहा जिसको लास्ट में हम कहते हैं कंक्लूजन। पहले आपने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट के बाद रिजल्ट का एनालिसिस करा, और एनालिसिस के बाद आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि आपकी जो रिसर्च है उसका क्या रिजल्ट रहा। तो उसी कंक्लूजन को हम कोरिलेट करते हैं किसके साथ, निगमन के साथ। ठीक है, जैसे हमारी ये जो रिसर्च का जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें जैसे कि स्मोकिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लंग कैंसर। क्यों, क्योंकि आपके 1,000 लोगों को जिनको लंग कैंसर हुआ था उसमें से 700 लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते थे, है ना। ये ऐसे तरह का आप एग्जांपल इसमें डाल सकते हो। तो स्मोकिंग वाला जो है वो बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसी तरह उसके उसमें, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये पंच अवयव वाक्य से हमने ये क्लियर कर लिया कि जो अनुमान प्रमाण है वो उसके भी जो परार्थ अनुमान है उसके जो 5 पॉइंट है पंच अवयव वाक्य, उनको हम जो हमारे रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप थे उनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास आचार्य चरक का चतुर्विद चौथा प्रमाण युक्ति प्रमाण, है ना।
तो युक्ति का मतलब क्या होता है? इट इज द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रत्यक्ष एंड अनुमान, है ना। युक्ति अपेक्षित, ठीक है, अनुमान, ठीक है, अनुमान और प्रत्यक्ष का प्रयोग करके जो हम एक अंत में जो एक निर्णय लेते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं, है ना। द नॉलेज गेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे युक्ति का मतलब हम अब युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा से भी निकालते हैं कि अगर आपने ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट आप कब करोगे? सबसे पहले तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप अनुमान प्रमाण का प्रयोग करोगे, है ना। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को आप जोड़ोगे और लास्ट में आप जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओगे, है ना। मल्टीपल, बहु कारणम योगजान, युक्तिस त्रिकाला सात, है ना, सागेया, त्रिविध, ना, त्रिकाल और त्रिविध ज्ञान होता है युक्ति से, ये हम जानते हैं। रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? जैसे क्लिनिकल रीजनिंग, ठीक है, क्लिनिकल रीजनिंग की, जैसे मान लो कि आपके पास वही आ गया कि लो एचबी था और हमने देख लिया कि पेशेंट में पैलर था, तो मतलब पेशेंट जो है वो एनीमिक हो सकता है। तो ये क्या है? ये क्लिनिकल रीजनिंग है, आपको ज्ञान मिला है। ये कहाँ से मिला है? आचार्यों ने दिया है, ठीक है। तो ये आप तो प्रमाण का ही प्रयोग किया गया है। या फिर रिसर्च डिजाइन कौन सा चूज करना है ना। आपने जो रिसर्च करनी है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, या वो क्लिनिकल रिसर्च करनी है, या आपने सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च करनी है। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपने कौन सा रिसर्च डिजाइन चूज करना है? आप कैसे करोगे? अपनी युक्ति लगा के। और इसी को हम कहते हैं युक्ति प्रमाण, जिसमें आप अपनी रिसर्च के लिए कौन सा क्लिनिकल जो है वो डिजाइन चूज करोगे, या ट्रीटमेंट प्लान क्या आपका बनेगा अपनी रिसर्च में, ठीक है, वही जो है वो कोरिलेट किया जा सकता है युक्ति प्रमाण से। उदाहरण के लिए, अ डॉक्टर प्लान्स ट्रीटमेंट आफ्टर एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट कंडीशन, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोग्नोसिस जो है उसी के ऊपर बेस्ड आप लास्ट में एक युक्ति लगाओगे, आप ट्रीटमेंट, है ना। कि जैसे हमारे आचार्य ने कहा है कि कामला का ये लक्षण है, फिर आप इन्वेस्टिगेट कराओगे, फिर पेशेंट का बल देखोगे और लास्ट में उसकी साध्य असाध्यता देखोगे। तो वो सारी चीजें आप फिर लास्ट में एक ट्रीटमेंट प्लान करोगे, किसके बेस पे? युक्ति, है ना, युक्ति लगाओगे। तो अब फिर से वही लास्ट में फिर बात वही वहीं पे आ जाती है कि आज के रिसर्च डिजाइन में, आज की जो रिसर्च हो रही है उसमें आप युक्ति प्रमाण को कहाँ यूज कर रहे हो? तो आपने लास्ट में जरूर लिखना है कि जब भी आप ये चूज करोगे कि मैंने रिसर्च डिजाइन कौन सा चूज करना है ना, तो आप किस किस चीज के ऊपर काम करोगे। आप ये देखोगे मेरा टॉपिक क्या है, फिर आप सोचोगे कि मेरा टॉपिक जो है वो इंसानों पे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है कि चूहों पे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। फिर आप लास्ट में चूज करोगे कैसे? युक्ति लगा के। या फिर आप अगर अपना क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो उसमें आप ट्रीटमेंट कैसे प्लान करोगे? अगर आप किसी घी पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस पेशेंट को पिलाओगे, किसको नहीं पिलाओगे, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से चूज करोगे? युक्ति से करोगे। तो इन सारी चीज़ों को कोरिलेट किया जा सकता है युक्ति प्रमाण से। और अंत में आता है आचार्य सुश्रुत वाला, जो अलग से बताया गया है, उपमान प्रमाण, जो कि उपनयन वाला ही है लगभग वही। उपमा का मतलब होता है गेनिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, एनालॉग यूज करना, है ना, उपमा देना, ठीक है। उपमान मीन्स गेनिंग न्यू नॉलेज, नया नॉलेज गेन करना जो कि ऑलरेडी अवेलेबल फॉर्म में है, और वहां से कुछ नया निकालना उपमा से। बाय कंपेयरिंग द सिमिलैरिटी विद द ऑलरेडी नॉन थिंग, यानी कि ऑलरेडी नॉन चीज क्या है हमारे लिए? आप्तोपदेश, ठीक है। उसी आप्तोपदेश से नई चीजें ढूंढना, उसको क्या कहते हैं हम? उपमान। नॉलेज इंपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ एनालॉगी, ठीक है, उपमा देके जो नया नॉलेज गेन किया जा सकता है। रिसर्च, जैसे न्यू डिजीज विद ओल्ड डिजीज, जैसे मैं आपको इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आपका आएगा उपमान प्रमाण में, वो आएगा ये कोविड-19 वाला। जब कोविड-19 आया था तो जो रिसर्च की जा, कोविड-19 जो था वो आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि एक सार्स इन्फ्लुएंजा है ना, एक सार्स वायरस था पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसका ही भाई था। इसके जो लक्षण है वो इसी के साथ मिलते थे। इसीलिए जो ट्रीटमेंट बनाया गया कोविड का, वो सार्स के ही इर्द गिर्द बनाया गया है। जो सार्स वायरस का ट्रीटमेंट था वही इसका ट्रीटमेंट बनाया गया, है ना। तो ये क्या हुआ? एक उपमा की तरह यूज किया गया। या फिर न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनाना और उनको कंपेयर करना किसके साथ?
एस इनहिबिटर्स। आयुर्वेद में यही होता है, ठीक है, आयुर्वेद में यही होता है कि जो नई दवाइयां बनाई जा रही हैं आयुर्वेद में, उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किसके साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ। ठीक है, तो जैसे किसी ने नई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाई, मान लो सर्पगंधा से बनाई या अश्वगंधा से बनाई, तो उसको कैसे कोरिलेट करेंगे हम, उसको हम एस इनहिबिटर या कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गया, टेलमिसार्टन हो गया, उसके साथ कोरिलेट करें कि वो उससे उससे अच्छा काम कर रही है या उसके समकक्ष काम कर रही है, क्या वो एक अच्छा अल्टरनेटिव है या नहीं। ठीक है, या फिर दूसरा हो गया जैसे कंपेयर न्यू ड्रग विद स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ड्रग, तो वही ये बात होगी कि आज हमारे पास एक बहुत अच्छा ड्रग है मॉडर्न मेडिसिन में, टेलमिसार्टन 40 mg, तो उसकी जगह हम अश्वगंधा के ऊपर काम कर रहे हैं मान लो, तो अश्वगंधा क्या टेलमिसार्टन जितना इफेक्ट ला सकता है। ठीक है, कंपेयर करना, तो जो कंपैरिजन होता है रिसर्च में वो ही कोरिलेट किया जा सकता है उपमान के साथ। फिर अंत में तुमने क्या करना है, अंत में हमने क्या करना, लास्ट में ये बता देना, ये तो पूरी डिटेल बता दी हमने आपको कि कौन कौन सा प्रमाण जो है वो आयुर्वेद का जो कौन कौन सा प्रमाण है वो आज के रिसर्च टूल के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। लास्ट में सब कुछ कर देना यहाँ पे कि जो आप्तोपदेश प्रमाण है वो लिटरेरी रिव्यू है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है, वो क्लिनिकल नॉलेज है या क्लिनिकल असेसमेंट है ऐसे करके। ठीक है, जो उपमान प्रमाण है वो कोरिलेशन है। तो हर चीज, और जो अनुमान प्रमाण का जो हमारे पास परार्थ अनुमान है वो पंच अवयव वाक्य जो है वो हाइपोथेसिस हो गया और रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, ये सारी चीजें आपने लास्ट में एक्सप्लेन करनी है कि कौन कौन सा प्रमाण जो है वो आज की जो रिसर्च है उसके किस किस पॉइंट से कोरिलेट किया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन यही है, अगर आप जाओगे क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन यही है कि आज की जो रिसर्च है उसमें प्रमाण जो है उनका क्या रोल है। तो आप बताओगे कि जो प्रमाण दिए हैं, जो पहला प्रमाण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो आज की रिसर्च में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। इसलिए आपने लास्ट में वो एक टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको रिसर्च अच्छे से समझ में आ रही हो, आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।